सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा सना। तो अभी इंडिया टुडे ग्रुप की एआई एंकर हैं ये सना, और इन्होंने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। एक्चुअली में इंडिया टुडे ग्रुप ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड कंपटीशन में 2 अवार्ड जीते। पहला अवार्ड बेस्ट यूज ऑफ एआई इन कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी में, और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया में बेस्ट टीम को मिला है। ये जो दूसरा वाला अवार्ड है ये एआई लीड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिला है। तो सिंपल सा एक लाइन में आप याद रखना कि किस एआई एंकर ने अभी ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता, तो आंसर होगा सना ने। ये किसका है? इंडिया टुडे ग्रुप का। और एआई क्या है मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक वो तकनीक है जो कंप्यूटर सिस्टम या रोबोट को मानव मस्तिष्क के समान तर्क का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। एआई का विकास किस दशक में हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1950 में। अब बहुत दिनों के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्रश्न आया हमारे सामने। अब आपको पता है मैं क्या करूंगा, या जो नए स्टूडेंट है उन्हें बता दूं कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे वो सारे के सारे मैं आपको यहां पे एक एक करके रिवाइज करवाऊंगा। तो ध्यान से सुनना आप बिल्कुल, क्योंकि पूरा पिछले 1 साल का आपका यहीं पे रिवीजन करवाने वाला हूं। और अगर आपको याद है तो मेरे साथ बोलते हुए चलना। जैसे कि भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने। भारत का पहला एआई स्कूल ये लॉन्च किया गया जिसका नाम शांतिगिर विद्या भवन है, और कहां पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। मध्य प्रदेश ने जस्ट टास्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। और मेटा, जिसे आप पहले फेसबुक बोलते थे, तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित नए भाषा मॉडल लामा 2 को लॉन्च किया था। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया था? तो उड़ीसा ने। और एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई को लॉन्च किया था ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की रैंकिंग जारी की थी, उसमें भारत 5वें स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। और आपको याद हो तो माइक्रोसॉफ्ट ने स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था। बताओ जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया? तो इन्फोसिस ने। और जो ओपन एआई कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है, और इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। जीपीटी की फुल फॉर्म याद रखना, 2-3 बार एग्जाम में आ चुकी है ये, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और रशिया ने इसके देख गीगा चैट लॉन्च किया था। उसी तरह से गूगल ने जो एआई चैटबॉट लॉन्च किया था उसका नाम बार्ड रखा था। और इसके बाद आपको याद हो तो गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को भी लॉन्च किया था। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर कहे जाते हैं जेफरी हिंटन। और आपको याद होगा एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन ये हुआ था यूके के ब्लेचले में, और ब्लेचले घोषणा पत्र यहीं पर साइन हुआ था, ब्लेचले डिक्लेरेशन। इसीलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लेचले डिक्लेरेशन या ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है? एआई सुरक्षा से। और यूं बताओ किस एआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया था? तो आंसर होगा भाषिणी एआई। कहां पे? काशी तमिल संगम में जो वाराणसी में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा मॉडल उपकरण लॉन्च किया था जिसका नाम ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम कृत्रिम रखा था। और ये भी याद रखना ये देश का पहला एआई यूनिकॉर्न भी बना था, कृत्रिम। और आपको पता है दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में एक सीईओ बनी थी, उस रोबोट का नाम मिका है, और उस कंपनी का नाम डिक्टेडोर है, कोलंबिया की ये कंपनी है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, इस रोबोट को बनाया किसने था ये भी पूछा जा सकता है। हैंसन नाम की कंपनी ने, इस कंपनी ने आपको याद हो तो जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है बड़ा फेमस सोफिया, उसको भी बनाया था। और बताओ किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया? अनुवादिनी नाम से। भारत की पहली एआई सिटी बनेगी लखनऊ। और अगर पूछे देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क, जिसे आर्ट पार्क कहते हैं, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? बंगलुरु में। और एक बुक आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है ये बुक, एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी,
इस बुक को लिखा तो विजय खरे और अमित सिन्हा ने था। इसको लॉन्च किया था हमारे जो दूसरे नंबर के CDS हैं अनिल चौहान ने। भारत की पहली AI टीचर का नाम भी याद रखना, आइरिस है। केरल के KTCT स्कूल में ये पढ़ाती हैं। और रिलायंस ने कहा कि ये हनुमान नाम से AI चैटबॉट लॉन्च करेगा। उसके अलावा दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बना है उसका नाम डेविन है। इसको बनाया किस कंपनी ने? कॉग्निशन नाम की कंपनी ने बनाया, अमेरिकी कंपनी है। और आप मुझे बताओ कि भारत में भी एक AI सॉफ्टवेयर बनी थी, उसको फीमेल बनाया था, उसका नाम क्या रखा था बताओ तो। मैं तो आपको बताऊंगा लेकिन अभी आप बताओ, ठीक है? आपको पता है क्या? बाकी माइक्रोसॉफ्ट ये ओपन AI के साथ मिलकर के AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है स्टारगेट ये बना रहा है। और एक बुक भी है, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ AI, इसको लिखा है मधुमिता मुर्गिया ने। उसके अलावा याद रखना, पूछे किस राज्य ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया, तो आंसर होगा कर्नाटक। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि अभी दुबई में हुआ था, उसमें भारत ने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था। AI में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL AI प्रोग्राम लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। जिनी AI प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया, तो गूगल ने। और भारत की पहली AI फिल्म इराह है, पढ़ा था हमने। WHO ने किस नाम से अपना पहला AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया, तो सारा। और जो मैंने अभी पूछा आपसे कि भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है, तो देविका है। तो आप देखो कि काफ़ी सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाए, शायद 25-30 प्रश्न होंगे ये। तो यूँ मत सोचना इतना सारा आपने रिविज़न करवा दिया गया, ये एक दिन का रिविज़न नहीं है। पिछले 1 साल या 1.5 साल में AI से संबंधित जितने भी प्रश्न आपने पढ़े वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो AI का रिवीजन करने के लिए अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से जब भी AI से संबंधित प्रश्न आएगा तो मैं बार बार ऐसे ही आपको रिवाइज कराऊंगा, तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। और यही हमारा उद्देश्य है, यही आपको चीज़ें याद करवा दें। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। और आज की वीडियो में बहुत ही बेहतरीन अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो ये प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी किसने द विनर्स माइंडसेट नाम की बुक को लिखा, तो आंसर होगा शेन वॉटसन ने। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर रह चुके शेन वॉटसन ने अभी एक बुक लॉन्च की है और बुक का नाम है द विनर्स माइंडसेट। तो इस बुक में उन्होंने मानसिकता के बारे में बताया है जो व्यक्तियों को सफलता की ओर प्रेरित करती है। अब बुक वाला प्रश्न है ना, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ खिलाड़ियों की इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज रिवाइज कराऊंगा। और शेन वॉन की ज़रूर याद रखना क्योंकि अभी शायद 2022 में इनका निधन हो गया था। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम नो स्पिन है। सौरव गांगुली की अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, शाहिद अफरीदी गेम चेंजर, VVS लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड, संजय मांजरेकर इम्परफेक्ट, क्रिस गेल की 6 मशीन है, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और रिकी पॉन्टिंग की पूछेंगे तो पॉइंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, एंड्रू फिंटॉफ की पूछेंगे सेकंड इनिंग्स। अब ये प्रश्न आपके लिए है, होमवर्क प्रश्न है। माइंड मास्टर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किस भारतीय को चुना गया, तो आंसर होगा आलोक शुक्ला को। तो पुरस्कार का नाम है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना। तो ये जो पुरस्कार है ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण को बचाने में, उसका संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस साल 7 लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है और इनमें एक भारतीय भी हैं। तो हमारे लिए वही नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उनका? आलोक शुक्ला। ये किस राज्य से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं। और क्यों मिला इनको ये सम्मान, क्या किया उन्होंने ऐसा? तो उन्हें उनके हसदेव अरंड आंदोलन के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो क्या किया था मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं आपको ये बता दूं, छत्तीसगढ़ में ये जो हसदेव अरंड वन क्षेत्र है, इसे पर्यावरण के लिहाजा से छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माना जाता है। जैसे विश्व के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है। बहुत सारे पेड़ है वहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में ये जो वन क्षेत्र है, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माना जाता है। और ये क्षेत्र कोयले से भी समृद्ध है, बहुत सारा कोयला भी है यहाँ पे। और आपको पता है यहाँ पे अगर कोयला है तो भारत सरकार छोड़ेगी नहीं। तो यही हुआ था, भारत सरकार ने कोयला के खनन के लिए प्राइवेट कंपनियों को 2 कोयला ब्लॉकों की नीलामी कर दी थी। फिर वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए ये जो आलोक शुक्ला है,
इन्होंने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी और सरकार को ये नीलामी रद्द करने का दबाव बनाने में ये सफल रहे थे। तो इसी के लिए इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक ये जो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार है ये 7 भारतीयों को मिल चुका है। वो 7 भारतीय कौन कौन है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो एक थी मेधा पाटकर, 1992 में इनको मिला था और ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी। तो एक तो ये नाम ध्यान में रख लेना, जो पहला होता है वो याद रख लो और जो अभी लेटेस्ट है वो याद रख लो। वैसे बाकी भी मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। दूसरे थे MC मेहता, एक थे रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ला, रमेश अग्रवाल, प्रफुल्ल सामंतरा और अभी 2024 में मिला आलोक शुक्ला को। ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1989 में अमेरिकी दंपति रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। तो अभी लेटेस्ट वाला आप याद रखना किस भारतीय को मिला और ज़्यादा से ज़्यादा पहली बार किस भारतीय को मिला था ये याद रख लेना, क्योंकि अभी तक 7 को मिल चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा दुबई में। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, अभी उन्होंने घोषणा की है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये दुबई में बनाया जा रहा है, जिसकी लागत $35 बिलियन यानी कि लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए आने वाली है। और ये जो नया एयरपोर्ट है ये मौजूदा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। हर साल यहाँ से 26 करोड़ पैसेंजर यात्रा कर सकेंगे और ये प्रोजेक्ट दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू होगा। तो देखो ये स्टैटिक प्रश्न बन गया आपका कि अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो दुबई में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा सिंगापुर में। आपको याद है अभी डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना था? गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो आपको कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा, असम के गुवाहाटी में। और उत्केला हवाई अड्डे भी याद रखना, इसका उद्घाटन किया गया था अभी, ये उड़ीसा में है। और देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी वे कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और वैसे हमारे एविएशन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। स्टील मंत्रालय भी इनके पास है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया? तो आंसर होगा इराक। तो अभी इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाले बिल को पास कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि इसके उल्लंघन पर अगर कोई ऐसा हमने मना कर दिया फिर भी करेगा तो 7 साल की तो कैद की सजा अनिवार्य है ही, पर उसे बढ़ा करके 15 साल भी किया जा सकता है। ये तो कुछ नहीं, ये पहले मृत्युदंड भी देने वाले थे लेकिन वो पास नहीं हुआ तो फिर जेल की सजा इन्होंने रख दी है। तो ये थोड़ा सा हटके प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि अभी तक जितने भी इस तरह के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि इस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया, लीगल कर दिया, यहाँ पे लागू हो गया, यहाँ पे लागू हो गया, इसी तरह के प्रश्न पढ़ रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अपोजिट है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अपराध माना गया है इस चीज़ को। इराक की हम बात करेंगे, लेकिन अभी इसी तरह के एक आध प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवा दूं, बिल्कुल लेटेस्ट जो हमने पढ़े। एक तो याद रखना, अभी भारत सरकार ने LGBTQ+ समुदाय के विकास के लिए एक कमेटी बनाई थी। डिटेल में बताया था मैंने आपको इसके बारे में। तो बताओ किसकी अध्यक्षता में बनाई वो? तो आंसर होगा राजीव गौबा। और याद रखना, अगर पूछेगी अभी अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? नेपाल में ही हुआ था। और नेपाल आप जानते हो आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश भी बना था। आप जानते हो यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे कौन? एडगर्स रिंकेविक्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ कि एडगर्स रिंकेविक्स, ये अभी शायद 2023 की बात है, ये किस देश के प्रेसिडेंट बने थे? पहले गे प्रेसिडेंट भी आप कह सकते हो, तो फिर ये आपको पता होना चाहिए। आंसर होगा लातविया। अभी वैसे फ्रांस के भी पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री, या यूं कहूं कि फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? गैब्रियल अटल बने थे। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी इराक यहाँ पे न्यूज़ में है, तो ये रहा मैप में इराक। कैपिटल याद रखना, बगदाद होती है, करेंसी है इराक की दिनार, और प्रेसिडेंट है अब्दुल लातिफ रशीद। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पंडित राजेंद्र गंगानाई को। अब इस प्रश्न को भी बिल्कुल ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आपने प्रश्न बिल्कुल ध्यान से नहीं सुना ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो या गलत करके आ सकते हो।
तो पहले तो हम प्रश्न की बात करते हैं और मैं आपको बता दूं कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में लच्छू महाराज के नाम से 2 कलाकार प्रसिद्ध हैं। एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं और दूसरे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ये लच्छू महाराज पुरस्कार की, तो ये प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक के सम्मान में दिया जाता है। ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। पर इस पुरस्कार में क्या हुआ, 2014 के बाद से ये पुरस्कार नहीं दिया गया और अब इनकी नींद खुली है। जागो ग्राहक जागो, वो वाली इनकी हालत हो गई और 2015 से लेके 2024 तक के पुरस्कारों की इन्होंने एक साथ घोषणा कर दी। हमारा करंट अफेयर्स बढ़ा दिया। और प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो हमसे 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट वाला मैंने प्रश्न आपसे पूछा है, तो आंसर हो जाएगा पंडित राजेंद्र गंगानाई को। बाकी फिर भी मैं आपको सारे के सारे एक बार 2015 से लेके 2024 तक के बता देता हूँ। 2020 वाला इसमें मिसिंग है क्योंकि कोविड के कारण नहीं दिया गया। जैसे कि 2015 का उमा शर्मा को मिला, 2016 को रमा वेदनाथन, 2017 का उमा डोगरा, 2018 का ये 2 जनों को मिला है। एक तो ये हेमा मालिनी और आप यहाँ पे देखोगे संगीत नाटक अकादमी की जो अध्यक्ष है संध्या पुरीचा को, 2019 का सायरा बानो को, 2021 का डॉक्टर मालाबिका मित्रा, 2022 का प्राची शाह, 2023 का असीम बंधु भट्टाचार्य और 2024 का हमने देखा पंडित राजेंद्र गंगानाई को। बाकी नाम तो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। देखो फिर भी अगर आप जो ध्यान आप रखो ही रखो वो वाला बताया, तो हेमा मालिनी का नाम याद रखना, सायरा बानो का नाम याद रखना, कौन से वर्ष का मिला है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वरना फिर कैसे आंसर सही करोगे। एक ये वाला भी याद रखना, 2018 में संगीत नाटक अकादमी की जो अध्यक्ष हैं संध्या पुरेचा, इनको भी मिला। बाकी एक लेटेस्ट वाला याद रख लेना। अच्छा, वैसे ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लच्छू महाराज जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, तो कब मिला था? 1957 में। तो भारत के जो 8 क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक है ये कथक और इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में ही हुई थी। और आप कह सकते हो ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे मुस्लिम संस्कृति ने भी समृद्ध किया है। और अवध के जो आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की थी। वैसे कथक के अन्य 2 घराने भी आपको मिलेंगे, जयपुर घराना और बनारस घराना। और ये भी आप ध्यान में रखना कि कथक के एक सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक और हैं, उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। तो प्रश्न हमारा क्या था, लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो पंडित राजेंद्र गंगानाई को, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 7वें स्थान पे। ये रिपोर्ट जारी की है अंकटाड ने। अंकटाड का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना होती है 1964 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये भी याद रखना कि ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट नाम से एक रिपोर्ट है, उसको भी ये जारी करता है। ये भी अच्छा प्रश्न है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? अंकटाड। और अभी इसने ये रिपोर्ट भी जारी की है। ये रिपोर्ट सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट के बारे में है और इसमें टॉप पे अमेरिका को बताया गया, भारत को 7वें स्थान पे रखा है। सर्विस सेक्टर मतलब क्या हो गया? जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किस तरह की सर्विस? किसी भी तरह की सर्विस हो सकती है, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गई, होटल सर्विस हो गई, एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, मनोरंजन में, मीडिया में, हर जगह जहाँ पे आप कुछ भी काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप फिजिकल वस्तुओं निर्माण नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, तो वो आप सर्विस ही तो दे रहे हो। कहीं स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो तो वहाँ पे आप सर्विस दे रहे हो। आप डॉक्टर हो तो आप मेडिकल फील्ड में सर्विस दे रहे हो। तो हर कोई ना कोई सर्विस दे ही रहा है, तो उसी की बात कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत का जो सेवा निर्यात है 2023 में 11.4% बढ़कर के $345 बिलियन का हो गया है। और इस लिस्ट में हम नंबर वाइज बात करोगे तो 7वें स्थान पर हैं। आपको याद होगा, इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के एक्सपोर्ट में जो टॉप स्टेट रहा था हमारा वो तमिलनाडु था। लेकिन अगर टोटल एक्सपोर्ट के मामले में बात करोगे तो फिर वो गुजरात टॉप पे रहा था। और ये भी हमने पढ़ा था कि अभी वित्त वर्ष 2023-24 में ही भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात ये कितना प्रतिशत बढ़ा है? 9.6% बढ़ा है। और फार्मेसी में हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस देश को किया? तो अमेरिका को किया। तो याद रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारत और रशिया की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी भारत और रशिया मिलकर के जॉइंट मैनेजमेंट यानी कि संयुक्त प्रबंधन करेंगे मटाला एयरपोर्ट का,
जो कि श्रीलंका में है ये मटाला एयरपोर्ट। अगले 30 सालों के लिए संचालन इनको मिल चुका है और भारत की ओर से जो कंपनी है उसका नाम है शौर्य लिमिटेड। मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में ये जो हम्बनटोटा पोर्ट आपने सुना होगा ना, जो कि अभी चाइना के पास है, तो उसी के पास है, उसी के ऊपर आप कह दो ये मटाला हवाई अड्डा है। वैसे श्रीलंका में एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है जो कि हमारे पास है। कौन सा वाला? त्रिकोणमाली पोर्ट। और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत और रशिया मिलकर के कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश में जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका भी मैनेजमेंट भारत और रशिया के पास ही है। आपको याद हो तो भारत और रशिया ने मिलकर के एक बड़ा अच्छा काम किया था। एक मिसाइल हमने तैयार की थी, ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और यहाँ से ये अभी लेटेस्ट प्रश्न तो ये बन जाएगा कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा देश खरीद रहा है? तो पहला देश पूछेंगे तो आंसर होगा फिलीपींस। वैसे इंडोनेशिया भी खरीद रहा है, लेकिन फिलीपींस तो खरीद चुका है, अभी पहली खेप तो हमने भेज भी दी है उसको। अच्छा, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप बताओ कि जो अभी कुछ मिसाइलों की पहली खेप हमने जो भेजी है अभी फिलीपींस को, वो किस विमान में भेजी है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न और बड़ा छुपा हुआ प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था वो विमान का याद रखना नाम। बताओ देखिए किस किस को पता है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में किस किस के आंसर आते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप रिवीजन ध्यान से नहीं कर रहे हो करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत ज़रूरी है करना। तो आपके रिवीजन के लिए ही मैं आपके रिवीजन वाली क्लास अपलोड करता हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम 1 लाइनर रिवीजन करते हैं। 10 से 12 मिनट की मुश्किल से क्लास होती है, तो वो आप ज़रूर देखा करें। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता रहा हूँ। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अभी फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। तो हर साल अभी 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे हमने 1982 में मनाया था। अच्छा, नृत्य की बात है तो यहाँ पे मैं आपको शास्त्रीय नृत्य जो हमारे हैं, जो हमारे 8 क्लासिकल डांसेज है, वो एक बार रिवाइज करवाता हूँ। आज मैं आपको अप्रैल के जो भी डेज हैं वो रिवाइज नहीं कराऊंगा, क्योंकि हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो आज उनकी जगह मैं आपको ये क्लासिकल डांस रिवाइज करवा रहा हूँ। कौन कौन से हैं देखो, भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कथक उत्तर भारत का हो गया, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का हो गया, मणिपुरी मणिपुर का हो गया, और सत्तरिया ये सबसे नवीनतम हो गया किसका? असम का। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर ने भी किस देश के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा फ्रांस। देखो, ये समझौते वाले प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है ये। इसका तो उत्तर हो गया फ्रांस। क्या है प्रश्न कि अभी गांधीनगर गुजरात का ये जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, अभी इसने फ्रांस के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ एक MOU साइन किया। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक समझौता किया है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। क्या है वो समझौता? तो एरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा में नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया, और इसमें 100 मिलियन यूरो का भी एक फंड तैयार किया गया है, जिसका इस्तेमाल नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। तो ये बात है, ये आप ध्यान में रखना। और ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। और आज वीडियो में मैंने आपको कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं किया, कहीं पर भी बोला नहीं है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगर मैं आपको याद दिलाना भूल जाता हूँ तो प्लीज़ आप याद से वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और सेशन को अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर करना, अपने क्रेक एग्जाम चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं कंटेंट बहुत बेहतरीन बना करके लेकर के आता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ दिल से। तो बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना बस। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें बता दूं कि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनकी क्विज आपको मिल जाएगी, टेस्ट आप लगाएं इन क्वेश्चंस का जाकर के आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं जो इसके टेस्ट होते हैं। जो आपको PDF है, पैनल PDF मिलेगी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पर जाकर के आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। फिर पूछा, विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी मिल गई, ये कहाँ पर है? तो ये आपको केरल में मिलेगा। फिर पूछा, UPI स्विच को किसने लॉन्च किया? रिजर्व पे। फिर पूछा, अभी ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सना मीर को, पाकिस्तान की हैं। फिर पूछा, RBI के डेप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, नाम बताओ? T रविशंकर। फिर पूछा, मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट
टूर्नामेंट में गोल्ड जीता, ये हुआ कहाँ पे? साउथ कोरिया में। फिर पूछा अभी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रेजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश की है ये। फिर पूछा विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 28 अप्रैल को। फिर पूछा इक्ष्वाकु काल के अभी 3730 सिक्के पाए गए कहाँ पे? तेलंगाना में। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि सुब्रमण्य धारेश्वर जिनका भी निधन हो गया उनका संबंध किस से था? तो यक्षगान से। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था अभी फरवरी 2024 में ही भारतीय नौसेना ने एक अभ्यास है मिलन अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।